कुछ डेफिनेशंस देखेंगे। मैंने स्लाइड्स वैसा नहीं लिया है, तो जो भी डेफिनेशंस वगैरह होंगे इस वीडियोस को मैं, इस लेक्चर को मैं वैसे तुम लोग को भेज दूंगा। वहां से तुम लोग एक फेयर नोट बना सकते हो इस चैप्टर का। ठीक है, ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी। ठीक है, इसको ऑलरेडी 9-10 में थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा तुम लोगों ने, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड ऑल दिस, उसके बारे में कुछ आइडिया होगा। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस लॉ ऑफ मोशन, बिफोर एंटरिंग इनटू इट, first topic is what is inertia. First topic is your, yeah, what is inertia? Do you have any idea what is inertia? Anything? Hello, yeah, am I audible सर आपका वॉइस बहुत क्रैक हो रहा है। now? Am I audible now? Hello, यस सर। what is inertia? Any सर idea? एग्जांपल से बता सकता हूँ। बोलो। सर जब बस चलता है फुल स्पीड से, उसके बाद अगर किसी पॉइंट पे वो ब्रेक मारता है तो उसके जो लोग या फिर सामान रहता है वो आगे की तरफ मूव हो जाते हैं, इसको इनर्शिया कहते हैं। ये तो एक फिजिकल इनर्शिया इसको नहीं कहते हैं। ये जो होता है ये इनर्शिया के वजह से होता है, इसी को इनर्शिया नहीं कहते। ठीक है, तो इस इनर्शिया को समझते हैं। सबसे पहले सपोज करो ये ऐसा एक रनवे है, ऐसा रनवे तुम लोगों ने देखा होगा। ठीक है, बहुत अच्छा नहीं बन पाया, सपोज करो। और यहाँ स्केट बोर्ड सर लेके, आवाज बहुत क्रैक हो रहा है सर। क्रैक हो रहा है ना? वेट अ मिनट, एक मिनट, चेंज। हेलो, यस सर। जस्ट वेट अ मिनट, विंडोज में क्या हो रहा है, विंडोज जो है फोर्सफुली जूम मीटिंग ऐप को क्लोज कर दे रहा है। ठीक है, इसके वजह से सिस्टम स्लो हो रहा है। तो सर स्काइप से कर सकते हैं शायद। अभी मेरा वॉइस क्लियर है, स्क्रीन विजिबल है? हाँ सर सर। गूगल मीट से भी कर सकते हैं सर। गूगल मीट से अच्छा होता है, हम लोग का स्कूल का क्लास ना उसी से होता है सर। नाउ माय स्क्रीन। यस सर। यस सर। सो हम लोग बात कर रहे थे इनर्शिया का। इनर्शिया क्या है, इसको समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैंने तुम लोग को यहाँ पे बताया कि सपोज करो ये एक रनवे है जिसपे एक छोटा सा लड़का है जो स्केट बोर्ड से कर रहा है। फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एज्यूम कर लो कि यहाँ पे कोई एयर फ्रिक्शन नहीं है, यस एयर फ्रिक्शन नहीं है। दूसरा चीज, ये बहुत ज्यादा पॉलिश सरफेस है, वेल पॉलिश्ड। तो इसलिए बहुत कम फ्रिक्शन लगेगा ना इसमें। well polished and assume the friction is also not available. ठीक है, तो क्या होगा अगर ये बॉडी यहाँ से नीचे की तरफ आएगा और सपोज करो एक बॉल ही है, इंस्टेड ऑफ स्केट बॉल, अगर तुम लोग इसको एक बॉल समझो, तो ये बॉल नीचे की तरफ आएगा, यहाँ तो पे फिर ऊपर पहुंचेगा, चला जाएगा। फिर ऊपर चला जाएगा, फिर यहाँ तक पहुंचेगा, यस सर। एंड देन वो वापस नीचे की तरफ आएगा। ये कब तक चलता रहेगा? If there is no सर air जब तक friction, उस बॉल का स्पीड नहीं खत्म होगा, लेकिन यहाँ पर बॉल का स्पीड नहीं खत्म होगा ना सर।
नहीं, ये तुमको क्वेश्चन है, क्या होना चाहिए? दिस इज योर इमेजिनेशन। तो ये हमेशा चलता रहेगा? ये हमेशा चलता रहेगा, क्यों चलता रहेगा? ये है क्वेश्चन, क्यों चलता रहेगा, सर क्यों नहीं बिकॉज रुकेगा? जब एक बॉडी मोशन में रहता है उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई होता तो अपना मोशन नहीं चेंज करता है। यस, ऐसा क्यों होता है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा क्यों होता है? सो दिस सर इज द क्योंकि उसका क्वेश्चन। स्पीड नहीं चेंज होगा। अगेन आई आस्क यू द रीजन कि क्यों होता है, तो मुझे फैक्ट बता रहे हो। मुझे फैक्ट पता है कि इसका स्पीड चेंज नहीं होगा, ये बॉडी रुकेगा नहीं, एवरीथिंग आई नो, बट आई वांट टू नो व्हाई दिस क्वेश्चन is come सर into the बिकॉज एन mind. एक्सटर्नल फोर्स इज प्रेजेंट। This question is come into the mind of many scientists years ago. ठीक है, Deepak, please mute your microphone, produce noise. Yeah, so this question come into mind of very बहुत पहले, सबसे पहले एरिस्टोटल, गैलीलियो, इन सबके दिमाग में आया था और सबने कुछ अलग अलग आंसर दिया था। फर्स्टली न्यूटन ने इसको काफी अरेंज्ड वे में आंसर किया। तो ये जो टर्म है ना इनर्शिया, ये रिस्पॉन्सिबल है इसके वजह से। सो इनर्शिया क्या है? कैन एनीवन डिफाइन व्हाट इज इनर्शिया? व्हाट इज इनर्शिया देन? सो इनर्शिया इज व्हाट? इट इज द प्रॉपर्टी, ओके, इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी, बेटर टू से। यस सर। इनहेरेंट मतलब ये पहले से रहता है यूनिवर्स के हर मटेरियल के अंदर। सो इट इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट? सर व्हाट इज द नेम ऑफ चैप्टर? दिस इज लॉ ऑफ मोशन, चैप्टर नंबर 5। okay, this is a property, inherent property of a body by virtue of which it cannot change its state, that is rest or motion by itself. ठीक है, ये जो मैंने कहा, मैंने पहले ही बता दिया है, दीपक तुमने लेट से ज्वाइन किया, कि मैं ये वीडियो भेजूंगा और इसमें मैं बहुत स्लोली सारे डेफिनेशंस को बोलूंगा। तुम लोग नेक्स्ट क्लास अच्छे तरीके से इसको नोट डाउन कर लोगे कॉपी। So I repeat, what is inertia? Inertia is an inherent property of a body by virtue of which it cannot change its state, that is rest or uniform motion, by itself. Am I clear? अपने आप खुद ब खुद कोई भी बॉडी अपना जो स्टेट है उसका, उसको चेंज नहीं करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये बॉडी, ये बॉक्स यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये अपने आप यहाँ से यहाँ नहीं जाना चाहेगा, और अगर ये जा रहा है तो अपने आप रुकना भी नहीं चाहेगा। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस बॉडी का अपना ही एक प्रॉपर्टी है, यूनिवर्स का कहीं पे भी रहे, ठीक है, हमारे गैलेक्सी में हो, दूसरे गैलेक्सी में चले जाओ, एलियन के गैलेक्सी में, हर ऑब्जेक्ट के पास इनर्शिया जरूर होता है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड इनर्शिया। Am I clear? I have written one definition listening your definition. Can I tell that? You have to write and send me the notes after completing of this chapter. Okay, so keep going, and I send you, Hello, I send you this lecture itself. Okay, the video lecture. So if you have any doubt, you may copy the definition later on. ठीक है? Okay, sir. सो नेक्स्ट एक चीज इसमें और नोट करने वाली बात है कि मास जो है ना किसी बॉडी का, मास जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड होता है टू इनर्शिया। मास इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू इनर्शिया, एंड विच we will understand in Newton's law of motion. Newton's law of motion actually मास को इनर्शिया के साथ कैसे जोड़ा जाए उसी से शुरू हुआ था, उसको हम लोग थोड़ी देर बाद देखने वाले। उससे पहले यस, इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? इनर्शिया क्वांटिटी ही नहीं है। मैंने क्या कहा अभी, क्या लिखवाया मैंने? इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी, इट इज नॉट अ क्वांटिटी। फोर्स में भी a quantity, mass में भी a quantity, but inertia is a property, inherent property. ओके सर। For example, मैं अगर तुम्हें कहूं कि smell, ठीक है, ये एक फ्लावर है मेरे पास, मेरे गार्डन में बहुत अच्छा एक फ्लावर आया था,
और इसमें बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है। ये स्मेल इस फ्लावर में कहाँ रहता है, किधर में रहता है? सर पेटल्स में। पंखुड़ी में कहाँ रहता है इसमें। कहाँ तुम उसको निकाल के दिखा पेटल्स पाओगे मुझे, मतलब निकाल के मुझे दे पाओगे इसमें से स्मेल को नहीं बाहर सर। निकाल? क्यों नहीं निकाल पा रहे? सर क्योंकि उस पंखुड़ी का प्रॉपर्टी है वो। एग्जैक्टली। स्मेल जो है ना, तुम अगर मुझे कुछ निकाल के दोगे तो कोई केमिकल निकलेगा उसके अंदर से, लेकिन वो भी स्मेल नहीं है, उस केमिकल का वो स्मेल है। स्मेल स्मेल किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी है। कलर कलर को तुम बाहर निकाल के नहीं दे सकते मुझे, कलर जो है वो प्रॉपर्टी है। सिमिलरली इनर्शिया किसी बॉडी के अंदर कहीं छुपा हुआ नहीं है, उसको तोड़ वोड़ के नहीं निकाल सकते हम लोग इनर्शिया को। इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी नॉट अ क्वांटिटी, कीप इन माइंड। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ इनर्शिया। टाइप ऑफ इनर्शिया 3 टाइप का होता है, याद रखना। वन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट, another is called inertia of motion, and third one, anyone? Inertia of direction. okay? 3 इनर्शिया होता है। सो इस एक एक का डेफिनेशन फिर से मैं बोल रहा हूँ बहुत शॉर्ट में विथ एग्जांपल, तुम लोग इसको अच्छे तरीके से नोट करना। सबसे पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब तुम लोग को इनर्शिया का डेफिनेशन पता हो गया, तो क्या मुझे इनर्शिया ऑफ रेस्ट का डेफिनेशन बता पाओगे क्या होगा? Any object is in rest, then it wants to be in rest. It does not change its state. That is a fact. That is a fact. I ask what is inertia of rest. Means inertia जब भी हम लोग बोलेंगे तो क्या कहेंगे? Inertia of rest is ability or inability to change its motion. Ability है या inability है कि अपना पोजीशन चेंज नहीं कर पाता? Inability है। तो इसका डेफिनेशन सुन लो। Inertia of rest is the inability of a body by virtue of which it cannot change its state of motion or rest, by which it cannot change its state of Rest. rest. Yes. Okay, so this is the simple definition. और इसका एग्जाम्पल तुम लोग तो अभी अभी मुझे अनंत ने कहा, यही बहुत सिंपल सा इसका एग्जाम्पल है कि अगर तुम लोग बस में ट्रेवल करते हो या कार में, कभी भी तो पता होगा कि अगर कोई इंसान यहाँ पे खड़ा है, बस अभी रेस्ट में था, और जैसे ही बस मोशन में आएगा तो वो पीछे तो हम लोग गिर जाते हैं। तो ये अगर मोशन में आएगा तो ये पर्सन जो है कुछ इस तरीके से टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, रीजन क्या है कि ये जो इसके नीचे वाला जो बॉडी है, ये तो बस जब मोशन में आया तो नीचे वाला पोर्शन मोशन में चला गया, लेकिन ऊपर का जो बॉडी है जो कांटेक्ट में नहीं है वो अभी भी रेस्ट में रहना चाह रहा है। इसीलिए जब बस आगे की तरफ निकल जाता है तो जो ऊपर वाला पोर्शन बॉडी का है वो पीछे की तरफ झुक जाता है। सो दिस इज एग्जांपल। एनीथिंग एल्स अदर देन दिस बस ड्राइवर, इसके अलावा कुछ एग्जांपल? एनी नॉन एग्जांपल? सपोज करो एक सर कारपेट में जो dust रहता है हम उसको मारते हैं तो गिरता है। yes, this is another very good example. yes, इसको मैं थर्ड में ले लेता हूँ कि कारपेट में अगर कुछ डस्ट पार्टिकल हो तो इसके ऊपर अगर काफी जोर से मारा जाए या हल्के से भी मारा जाए तो क्या होता है, हमारा जो कारपेट है वो नीचे की तरफ चला जाता है और उसमें डस्ट पार्टिकल ऊपर ही रह जाते हैं और वो अलग हो जाते हैं। यस, करेक्ट। एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर मान लो ये वुडन ब्लॉक है और यहाँ से मैंने एक बुलेट फायर किया इसमें, तो बुलेट जो है इस पूरे ब्लॉक को नहीं तोड़ के
यहाँ पे एक छोटा सा एकदम राउंड शेप का होल बनाते हुए बाहर निकल के चला जाता है। द रीजन इज जितना पोर्शन उसके कांटेक्ट में आता है उतना को वो अपने साथ मोशन में लेके चला जाता है और बाकी सारे पोर्शन जो है वो रेस्ट में रहना चाहते हैं। ठीक है, सो दीज आर सम एग्जांपल्स, यू मे राइट दिस एग्जांपल्स एट द टाइम ऑफ नोट्स। ओके, नोट्स में मेंशन कर दो। सो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की तरह इनर्शिया ऑफ मोशन का डेफिनेशन कोई बताया मुझे? यस, The inertia of motion is an inability by the virtue of which it can changes state of motion. बेटर टू राइट यूनिफॉर्म मोशन। ओके, सब कुछ सही है, लास्ट में यूनिफॉर्म मोशन लगा दो। ओके, यूनिफॉर्म मोशन, यस करेक्ट। एंड इसका कोई एग्जांपल? इसका कोई सर जब एग्जांपल? बस चलता रहता है और Yes. अचानक से रुकता है तो हम लोग आगे की तरफ गिर जाते हैं। आगे की तरफ झुक जाते हैं। वेरी गुड। एनीथिंग एल्स अदर देन दिस? अदर देन दिस इज वेरी कॉमन एग्जांपल, बस बस है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल ये सोचो कि एक स्टोन में एक स्ट्रिंग में एक स्टोन को टाई किया है तुमने और इसको सर्कुलर मोशन में घुमा रहे हो। हम लोग ये पढ़े थे। ऑल ऑफ अ सडन घूमते घूमते अचानक से अगर ये स्टोन यहाँ पे खुल जाए, इस रस्सी से यहाँ पे स्टोन खुल जाए, तो क्या ये यहीं रुक जाएगा? नो सर, परपेंडिकुलरली बाहर चला जाएगा। ये परपेंडिकुलरली बाहर चला जाएगा। द रीजन इज इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर इनर्शिया नहीं होता तो ये बॉडी जहां पे खुलता वहीं पे रुक जाना चाहिए, लेकिन ये यहाँ नहीं रुकता है और ये टेंजेंशियली विद वेलोसिटी v आगे की तरफ चला जाता है। सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल। आई होप इनर्शिया क्या है ये समझ में आया। इसके साथ साथ एक चीज और बच गया हमारा, दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये शायद सुने हो लोग कभी? मैं क्लास 10 में सुना था जब लॉज ऑफ मोशन पढ़े थे। So inertia of direction is the inability of a body by virtue of which it can't or it cannot change its direction itself. या कोई भी बॉडी अपना डायरेक्शन खुद ब खुद चेंज नहीं करना चाहता है, उस इनेबिलिटी को कहा जाता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसका एग्जांपल एनीवन? सर प्लैनेटरी रिवॉल्यूशन। Planetary revolution is very minute effect, बहुत छोटा सा इफेक्ट है। नॉर्मल सा देखो, अगर तुम लोग गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हो और एक कर्व रोड है, ठीक है, यहाँ पे तुम लोग बैठे हुए हो और ये ड्राइवर ने ऐसे कर्व हाई स्पीड में यहाँ पे कर्व किया, फिर क्या होगा? किधर की तरफ मूव होगा तुम्हारा बॉडी? टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड द सेंटर और अवे फ्रॉम द सेंटर? किधर होगा? अवे फ्रॉम अवे फ्रॉम द सेंटर, एग्जैक्टली। द रीजन इज तुम्हारा कार का जो मोशन डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है, लेकिन तुम्हारे बॉडी का डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाह रहा। वो अपना डायरेक्शन खुद ब खुद चेंज नहीं करना चाहता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, लेकिन कार का डायरेक्शन चेंज होने से बॉडी राइट हैंड साइड में टिल्ट कर जाता है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ब्रेक्स फेल होने के कारण गाड़ी बाहर निकल जाता है डायरेक्ट रास्ते से। Exactly. आर-पार रास्ता होता है। Exactly. So this is inertia of direction. Planetary motion is another example, but the effect is very minute. Yes. Okay. Next definition is force. Now, पहला चीज आया कि inertia क्या है। कोई भी चीज अपना चेंज नहीं करना चाहता है, अपना रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, जिद्दी है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहता। तो कोई ना कोई फैक्टर तो होगा जो रेस्ट से मोशन में कन्वर्ट कर रहा है, या फिर मोशन से रेस्ट में कन्वर्ट कर रहा है, या फिर डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तीनों में से कोई एक काम तो कर रहा है। उस फैक्टर को हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। तो फोर्स का 3 काम से हम लोग सपोज कर सकते हैं, है ना? उसके बाद डेफिनेशन तुम लोग खुद बनाओगे। इसमें 3 चीजें कर सकता है। ये क्या कर सकता है? इट कैन प्रोड्यूस करेगा, और ये भी लिखोगे ट्राइज टू प्रोड्यूस। या तो प्रोड्यूस कर लिया या फिर ट्राई टू किया प्रोड्यूस करने का मोशन। ठीक है? इन अ बॉडी स्टॉप करता है।
एट रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसमें या तो फोर्स जो है वो मोशन लेके चला आएगा या फिर मोशन लाने का कोशिश करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है, बहुत भारी ब्लॉक है, और सपोज करो कि अनंत ने ट्राई किया इसको पुश करके थोड़ा सा मूव करवाने का, उससे नहीं हुआ, मूव नहीं हुआ। फिर दीपक ने इसी ब्लॉक को यहां से मूव करने के लिए कोशिश किया और ये ब्लॉक थोड़ा सा मूव हो गया। सो वन इज ट्राई टू प्रोड्यूस and another is produced, but in both the cases what you applied, this factor is called force. Is it clear? Yes. सेकंड बताओ क्या फैक्टर करेगा। अब तुम लोग समझ चुके हो, सेकंड क्या लिखोगे? So it can stop a body in motion or tries to stop a body. Yes, it stop or tries to stop. Okay, stop or tries to stop a moving body. That's all. Is it clear? और थर्ड चीज, थर्ड क्या बोलेंगे हम लोग? It tries to change or changes the direction of body. Is it correct, Anant? Yes. Change or tries to change direction. Yes, correct. और कुछ कर सकता है क्या फोर्स इन सब के अलावा? इन तीनों चीज को तुम लोग इनर्शिया में पढ़े। वन इज रिलेटेड टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड इज रिलेटेड टू शेप इनर्शिया ऑफ चेंज मोशन। कर सकता है सर ऑब्जेक्ट का। यस यस, वेरी गुड। इट ऑल्सो, अगर ये ऐसा हो सकता है, सपोज करो कि तुम लोग को ये ब्लॉक चेंज मूव करवाना था और तुम लोग से नहीं हो रहा था, तुमने खली को बुला लिया। अब खली आके क्या किया ना कि उसका डायरेक्शन चेंज करने की जगह, उसका मोशन चेंज करने की जगह उसको इतने जोर से पुश किया कि वो टूट गया, तो उसका शेप ही चेंज हो गया। ये भी पॉसिबल है ना? सो इट प्रोड्यूस और tries to change, या change not produce, change or tries to change shape of the body. Okay, I think now, अब तुम लोग जरा मुझे फोर्स का डेफिनेशन बताओ। तो मैंने 4 प्रॉपर्टी बता दिया, अब इसका डेफिनेशन क्या होगा? सर ये सब मिलाकर के लिख देना होगा। मिलाकर जरूरी नहीं, ये तो इसका प्रॉपर्टी हो। अगर एक लाइन में बोलना चाहो तो सुन लो, बाद में लिखना। फोर्स इज दैट फैक्टर which push or pulls the body or tends to change the state of rest or uniform motion in a straight line. Okay, I repeat, force is that factor which push or pull the body or tends to change its state of rest or of uniform motion in a straight line. शॉर्ट में मैंने बता दिया। Next is very important factor, important topic is your classification of force. फोर्स के बारे में कितनों को पता है? क्या पता है फोर्स कितने टाइप के होते हैं? सर इट इज 2 टाइप्स। क्या क्या? बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। सो लेट मी राइट। फोर्स को हम लोग बहुत सारे टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। अगर पहला टाइप हो सकता है सिस्टम वाइज, दूसरा हम लोग बोल सकते हैं सोर्स वाइज और ओरिजिन वाइज, कहां पे ये फोर्स शुरू हो रहा है। तीसरा हम लोग बोल सकते हैं रेफरेंस फ्रेम के बेसिस पे, और चौथा हम लोग बोल सकते हैं नेचर के बेसिस पे, ठीक है, और बेटर टू से वर्क डन के बेसिस पे। अलग अलग जगह अलग अलग चीजों को हम लोग यूज करते हैं। सिस्टम के बेसिस पे हम लोग
दो बोल सकते हैं फोर्स को, इसको अच्छे तरीके से देख लेना तुम लोग। एक कह सकते हैं एक्सटर्नल और एक कह सकते हैं इंटरनल। ठीक है, जैसे कि मान लो किसी सिस्टम में बाहर से फोर्स लगाया जा सकता है या फिर सिस्टम खुद ब खुद फोर्स प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है ना? एनी एग्जांपल कोई बता पाएगा मुझे इंटरनल और एक्सटर्नल का? बताओ। सर जो वैल्कनो के अंदर लावा होता है वो इंटरनली अपने आप से फोर्स प्रोड्यूस करता है और बाहर आ जाता है। Any simple example? Anand, do you want to try? सर एक्सटर्नल फोर्स मतलब जब हम किसी चीज को पुश करते हैं, और इंटरनल मतलब जैसे ग्रेविटेशन होता है। चलो ये एक एग्जांपल लेते हैं। ये पिस्टन है। पिस्टन का मतलब समझ में आता है तुम लोग को क्या होता है? यस सर, वो जो इंजेक्शन में यस आता है। हाँ, वो इंजेक्शन टाइप ही है, लेकिन ये सपोज करो ये स्टील का कंटेनर है, अंदर गैस भरा हुआ है अच्छा से, और इस गैस को हीट किया जाए। हीट करने से गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा और एज ए रिजल्ट ये पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा या ऊपर की तरफ जाएगा? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ जाएगा। तुमने हीट दिया था सिस्टम को, तुमने फोर्स नहीं दिया, सिस्टम ने खुद ब खुद फोर्स अप्लाई करके इसको ऊपर की तरफ भेज दिया। दैट इज कॉल्ड इंटरनल फोर्स। और अगर तुम इसके ऊपर से प्रेशर लगा के इसको नीचे की तरफ पिस्टन को ले जाते तो इसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल। इज इट क्लियर? एक ही एग्जांपल में दोनों समझ में। दूसरा देखते हैं हम लोग सोर्स के बेसिस पे। सोर्स के बेसिस पे तो ऑब्वियस सा बात है, क्या हो सकता है? या तो ये कांटेक्ट में हो सकता है, कांटेक्ट, नॉन कांटेक्ट, एंड नॉन कांटेक्ट को हम लोग कहते हैं फील्ड। ठीक है, फील्ड का एक एग्जांपल सोच सकते हो कि जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना? यस सर। ये सारे प्रोड्यूस करते हैं। फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेट रखा हुआ है और दूर से बॉडी उसको अट्रैक्ट कर लेगा, एक फील्ड में उसका यस सर। रीजन। और कांटेक्ट मतलब उसके जस्ट कांटेक्ट में आ रहा है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। मस्कुलर फोर्स। यस। नेक्स्ट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं वन डायमेंशनल मोशन में। इसके बेसिस पे दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो रियल फोर्स हो सकता है और एक होता है स्यूडो फोर्स। वन इज अ रियल फोर्स, अनदर इज अ स्यूडो फोर्स। स्यूडो का मतलब नकली। नकली फोर्स क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, अभी हम लोग लास्ट क्लास कंप्लीट किए थे यार, रिमेंबर? सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। Centripetal force is example of real force and centrifugal force is example of pseudo force. And the last one is on the basis of nature. Again, it is two type. One is called conservative. Another is called non-conservative. इसको तो हम लोग को बहुत डिटेल में पढ़ना है, कंजर्वेटिव एंड नॉन। इज इट क्लियर? हम लोग कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए आप लोग नहीं। सो दिस इज द ऑल अबाउट क्लासिफिकेशंस ऑफ फोर्सेस। इसमें जो सबसे ज्यादा हमारा न्यूमेरिकल में काम में आने वाला है और बहुत ज्यादा हम लोग इस चैप्टर में जिसको यूज करेंगे वो होगा हमारा कांटेक्ट फोर्सेस। फील्ड फोर्सेस वगैरह जो है ये क्लास 12 का टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वहां पे हम लोग पढ़ेंगे। और क्लास 11 में चैप्टर है ग्रेविटेशन, वहां पे हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ेंगे। उससे पहले कांटेक्ट फोर्स। सो कांटेक्ट फोर्स का क्या बताओगे डेफिनेशन? द फोर्स exerted by one surface over the other surface. ठीक है? और better to say the force exerted by one surface over the surface of another body when they are physical in contact with each other. Okay? Its contact force is what? Suppose this is a body and there is another body. They
आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टू ईच अदर, इसका सरफेस और इसका सरफेस दोनों आपस में कांटेक्ट में है, इस तरह के फोर्स को हम लोग कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। इसका एग्जांपल ये हो सकता है, एक बॉडी, एक पर्सन जो है एक ब्लॉक को पुश कर रहा है और पुल कर रहा है, ठीक है। सो द सरफेस ऑफ द बॉडी एज वेल एज द हैंड ऑफ द पर्सन आर इन द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, है ना। और अगर मैजिशियन हो डॉक्टर स्ट्रेंज, तो वो कैसे पुश करेंगे? यूजिंग द फील्ड फोर्स। ओके ओके। Yes. नाउ इसमें एक बात समझने की बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफ, दो केसेस सोच लो, यहाँ पे एक इफ अराइज हो जाता है। इफ क्या है कि अगर जो सरफेस है ये स्मूथ हो, ठीक है। एक केस हो सकता है कि ये सरफेस जो है ये स्मूथ है, या दूसरा चीज हो सकता है कि जो सरफेस है वो रफ है। ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता। अगर सरफेस स्मूथ होगा और अगर सरफेस रफ होगा, दोनों में डिफरेंस क्या क्रिएट होगा? आनंद बताओ पहले, यू आर साइलेंट। यस, what will be the difference? Hello. Yes, Deepak, if you want to answer, you may answer. Yes, sir, अगर सरफेस स्मूथ होगा तो फोर्स जो हम लगाएंगे वो ज़्यादा अप्लाई होगा, और अगर सरफेस रफ होगा तो जो फोर्स हम लगाएंगे वो कम अप्लाई होगा। सपोज ए और बी है, ये दोनों आपस में कांटेक्ट में है और फोर्स लगा रहा है, कोई भी फोर्स लगा सकता है। और दूसरा केस है जहाँ पे ये बॉडी जो है, इसका सरफेस जो है वो रफ है और ये बॉडी बी है, दे आर इन द कांटेक्ट। So in case of smooth surface, the entire surface is responsible for the force. But in the case of rough surface, less surface area is in contact with each other. So in that case, that normal force, एक यहाँ पे हम लोग का एक नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा कांटेक्ट फोर्स में आने का, वो होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। सो जब जितना सरफेस एरिया ज्यादा कांटेक्ट में रहेगा, उतना ही ज्यादा फोर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और जितना कम सरफेस एरिया कांटेक्ट में होगा उतना ही हमारा क्या होगा, सर, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल सोच सकते हो कि अगर सपोज करो एक बलून है तुम्हारे पास, अगर इसको एक पिन के ऊपर तुम लोग अप्लाई कर, इसको पुश करो तो क्या होगा? इसको एक बलून को एक पिन के ऊपर मारोगे तो क्या होगा? यस, बैलून फट जाएगा, बलून ब्लास्ट हो जाएगा। वेरी गुड। अब मान लो तुम्हारे पास बहुत सारे पिन्स थे और तुमने इन सारे पिन्स को एक लाइन में ऐसे बहुत क्लोज अरेंज कर दिया, ह्यूज नंबर ऑफ पिन्स लाइक दिस, थाउजेंड्स ऑफ पिन्स और 100 ऑफ पिन्स को ऐसे अरेंज कर दिया एकदम एक दूसरे के क्लोज, और फिर इसके ऊपर बलून को रख के इसको दबाओ अच्छे तरीके से, क्या बलून अभी ब्लास्ट होगा? सरफेस फॉर्म कर देगा, नहीं ब्लास्ट होगा। रीजन इज, जब ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आ रहा था तो इसका एक बहुत छोटा सा एरिया आपस में कांटेक्ट में आ रहा था, इसलिए सारा जो रिएक्शन फोर्स है वो इतनी सी जगह पे अप्लाई हुआ था। एज रिजल्ट इतना ज्यादा प्रेशर एक पॉइंट बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और ये फट जा रहा था। अब देख रहे हो इसका इंटायर सरफेस जो है उस पर ये फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। क्लियर? सो व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या हो गया हमारा? यस, व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स?
when the body is in contact with one another, then if one body is apply force on another body, the another body also apply force on the first body. ठीक है, ये तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ में फिर हम लोग पढ़ेंगे. अगर ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहा है, तो ए अगर बी के तरफ एक फोर्स लगा रहा है, तो बी भी ए की तरफ रिटर्न में एक फोर्स लगा रहा होगा. तो जो रिटर्न में हम लोग यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स. और ये नॉर्मल वर्ड जो होता है, ये हमेशा सरफेस के लिए आता है. नॉर्मल किसके लिए आएगा? हमारा सरफेस के लिए आएगा. क्लियर? सो नेक्स्ट जो है, तुम लोग डेफिनेशन लिखोगे और एक्सप्लेन अच्छा तरीके से करोगे, वो है नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन को कैसे करते हैं, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ. जैसे सपोज करो ये तुम्हारा एक सरफेस है और इसके ऊपर एक ब्लॉक जो है, हेवी ब्लॉक को रखा गया है. और सपोज करो कि ये ब्लॉक जो है वो क्या कर रहा होगा, इसका कुछ वेट होगा ना. तो इसका वेट जो है W, वो नीचे की तरफ काम कर रहा है. और W इज इक्वल टू कितना होता है, 9-10 में तुम लोग पढ़े हो. वेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यस, mg mass into मास इनटू gravity, ग्रेविटी. इसका acceleration मास due to अगर m, gravity. यस, तो ये सरफेस पे जहां पे रखा हुआ है ना, ये सरफेस पे अगर ये वेट नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो इस पे एक रिएक्शन ऊपर की तरफ काम कर रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं N. और इस N को हम लोग कहते हैं रिएक्शन फोर्स. रिएक्शन और नॉर्मल रिएक्शन. और ये नॉर्मल इसलिए होता है क्योंकि जिस सरफेस पे तुमने इसको रखा है, उस सरफेस के साथ ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है. और बैलेंस करने के लिए दोनों का मान इक्वल होना चाहिए, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों इक्वल होना चाहिए. सो N इज इक्वल टू W इज इक्वल टू H. Am I clear? Hello. Now take another example. Now suppose a block is placed on inclined plane. Just 5 minutes in this class. एक को बॉडी को मैंने इंक्लाइंड प्लेन पे रख दिया इस पर. तो इस वक्त भी इसका मास होगा, जो ग्रेविटी को हमेशा सीधे नीचे की तरफ काम नहीं करता है. तो इसका जो वेट है W mg, वो नीचे की तरफ काम करता है. नॉर्मल का डायरेक्शन किधर होगा? नॉर्मल रिएक्शन N का डायरेक्शन, एनीवन? हेलो, what will be the direction of normal? Am I audible? Hello, am I audible? Yes sir. So ये रहा सरफेस ना, सरफेस कुछ ऐसा दिख रहा है. तो इस सरफेस से हमें क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल बना देना है. इस सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बना देना, वो होगा नॉर्मल का रिएक्शन. इस केस में नॉर्मल जो है वो वेट के बराबर नहीं होगा, क्योंकि देखो दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है. यहाँ डायरेक्शन सेम था इसीलिए इक्वल किया. यहाँ पे N इज नॉट इक्वल टू W. Am I clear? They are not balance each other. अब तुम लोग जरा मुझे बताओ कि सपोज करो ये एक ऐसा सरफेस है और इस पे एक बॉडी कुछ इस तरीके से रखा हुआ है. तो मुझे बताओ इसमें नॉर्मल रिएक्शन किधर काम कर रहा होगा? कैसे करेंगे? यस, yes Anand, any idea? Can you repeat the question? The direction of normal reaction in this point A is what? The direction of normal reaction. And if this ball is here
at this point also. जब ये ब्लॉक पॉइंट ए पे है तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन किधर काम कर रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन कहाँ होगा? ये सरफेस है ना, सरफेस पे क्या करोगे, सरफेस पे टेंजेंट बना लोगे और इस टेंजेंट का क्या करना है हमें, इस टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बना देना है। ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। यस और नो? एग्री? एंड पॉइंट बी पे कैसे होगा सिमिलरली? उस पॉइंट पे 90 डिग्री पे तो किधर होगा उसका डायरेक्शन? डायरेक्शन सेंस से बताओ। कुछ ऐसा होगा इधर, एन बी। ओके, yes so I'll send you another link to join, and then I give you some brief introduction of some forces, and then we will start Newton's law of motion. Okay, any question so far? Any questions? Okay, then I send you the link.